आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, अनचाहे बंधन। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, अनचाहे बंधन। सुबह के उजास के साथ साथ ही चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ वातावरण में मधुर संगीत घोलने लगे थे। रात के निस्तब्ध सन्नाटे के बाद यहाँ वहाँ उड़ती चिड़ियों के झुंड और पेड़ की डालियों पर फुदक रही नन्ही नन्ही चिड़िया वातावरण को जीवंत बना रहा था। आंगन में खड़ी उमा आकाश में नजरें जमाए इस दृश्य का आनंद उठा रही थी। तभी छोटा अनुज आकर उसके पीछे से थाम लिया। वह चौंक कर जैसे नींद से जगी गई। अनुज को बाथरूम में भेजकर उसने तेजी से अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाया। वहां पहुंच नाश्ता बनाने में जुट गई। तभी किचन, कभी आंगन तो कभी बेडरूम में तब तक चक्कर लगाते रहती जब तक कि अनुज अंकित को स्कूल और नील को ऑफिस नहीं भेज देती। घर के दूसरे छोटे मोटे काम निपटाकर बरामदे में पड़े सोफे पर आ लेटी। यही 3-4 घंटे का समय तो जैसे उसे का अपना समय होता है, जिसे वह अपने हिसाब से शांति और सुकून से जी पाती है। तब वह हुक्म की गुलाम नहीं होती, एक आज़ाद पंछी की तरह होती है। जो दिल चाहता है वह करती है। खाना पीना सोना सब अपने मन का होता है। पर न जाने क्यों आज उसका मन कहीं रम नहीं रहा था। अलसाई हुई सी सोफे पर लेटी थी, पर मन था कि न चाहते हुए भी पाखी बन अतीत में विचरण करने लगता। धीरे धीरे मन बचपन की यादों में गोते लगाने लगा था। वह बचपन से ही अनचाहे रिश्तों से घिरी रही, जिसने उसने दिल से कभी भी नहीं स्वीकारा। माँ को तो उसने सिर्फ फोटो में देखा था, क्योंकि वह उसे जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। बस पापा के प्यार की कुछ धुंधली सी यादें बची थी। पापा का प्यार भी मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही छिटक गया था। वह अभी 4 दिनों के बुखार में ही उसकी माँ के पास चले गए थे। होश संभालते ही चाची ने घर के कामों में लगा दिया था। जिंदगी की तपती रेत पर एकमात्र प्यार का स्रोत सिर्फ दादी माँ ही थी, जो खुद ही चाचा चाची पर आश्रित थी। फिर भी वह उसे पढ़ाने के लिए चाचा को परेशान किए रहती। दादी का ही दबाव था जो उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया गया था, जहाँ किताब, ड्रेस और दिन का खाना सब मुफ्त में मिलता था। उसी स्कूल से वह 10th तक की पढ़ाई अपनी मेहनत और लगन से काफ़ी अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। उसकी आगे की पढ़ाई भी अधूरी ही रह जाती अगर पड़ोस में रहने वाले उसके पापा के दोस्त रह चुके कपिल अंकल ने कॉलेज के प्रिंसिपल से निवेदन कर उसकी फीस माफ़ नहीं करवाई होती और उनका लड़का मनीष अपनी किताब उससे शेयर करने का वादा नहीं किया होता। वैसे भी मनीष उसके बचपन का दोस्त था। दोनों एक साथ खेत कूद कर लड़ झगड़ कर बड़े हुए थे, इसलिए दोनों के बीच गहरी आत्मीयता उत्पन्न हो गई थी। उसके मरुस्थल बन गए जीवन में मनीष एक नखलिस्तान सा था, जो कुछ ही समय के लिए ही सही उसके मन को सुकून और खुशियों से भर देता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की आत्मीयता कब प्यार में बदल गया वे खुद भी नहीं समझ पाए। जब उन्हें समझ में आया कि अब वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं, तब मनीष ने उमा से वादा किया था कि अनुकूल समय आने पर वह खुद ही परिवार के लोगों से उससे शादी करने के लिए बात करेगा। ग्रेजुएशन के बाद मनीष को एक प्रसिद्ध बैंक में ऑफिसर के पद पर चुन लिया गया। उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज दिया गया। उन्हीं दिनों चाची अपने मायके से एक रिश्तेदार नील से, जो विधुर होने के साथ साथ 2 बच्चों का पिता भी था, उससे उमा की शादी की बातें करने लगी। दादी माँ नील के साथ चल रहे उमा के प्यार से अनभिज्ञ नहीं थी। वर्षों से खुद उनके दिल में भी इस दोनों की शादी के अरमान थे।
इसलिए बहू को शादी की बात आगे बढ़ाने से रोक स्वयं कपिल बाबू से उमा और मनीष की शादी की बातें करने जा पहुंची थी, जिसे सुन कपिल बाबू बड़े ही रूखे शब्दों में शादी से इनकार कर दिया था। उनकी बातों से दादी माँ को गहरा आघात लगा था। उमा के चाचा भी अपने को अपमानित महसूस कर काफ़ी नाराज़ हो गए थे और आनन फानन में उसकी शादी नील से तय कर आए थे। उमा के पास न फ़ोन था न मनीष का फ़ोन नंबर। बहुत कोशिश करने पर भी किसी ने मदद नहीं की और वह मनीष को सूचित नहीं कर सकी। तब 20 वर्ष की उमा की शादी 35 वर्ष के विधुर नील से हो गई, जो एक माल गोदाम में क्लर्क था। यौवन काल का प्रथम प्यार मनीष, जो उसके जीवन का अर्थ था, सहसा उससे दूर हो गया। उसके लिए उस छोर पर एक अपरिचित चेहरे के साथ आगे बढ़ जाना मुश्किल था, पर वह अतीत को तिलांजलि दे दिल पर पत्थर रख नील के साथ शादी कर रांची चली आई। अब जिंदगी उसे एक ऐसे पड़ाव पर ले आई थी जहां वह सिर्फ पत्नी, बहू ही नहीं, 2 बच्चे, 3 वर्ष के अनुज और 5 वर्ष के अंकित की मां बन गई थी। न चाहते हुए भी वह एक बार फिर इस नए अनचाहे रिश्तों से ताल बैठाने की कोशिश कर रही थी। अभी उसकी शादी के 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि सासू माँ उसे घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप कर गाँव चली गई। अब तक वह यही समझ रही थी कि चाहा अनचाहा जो भी यह रिश्ता उसके पास बचा है सो यही एक रिश्ता है। खून के जो भी रिश्ते उसके पास थे अब तक भले ही जैसे तैसे साथ निभा रहे थे, पर वो खून के रिश्ते शायद ही अब उसके ड्यूटी पर आएंगे या उसे बुलाएंगे। जल्द ही वह घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभालने लगी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इस रिश्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने उसी में अपने को ढाल लिया। देखते देखते वह अव्यवस्थित घर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित नज़र आने लगा। बच्चों के कपड़े भी अब साफ सुथरे और प्रेस किए रहते। वे समय से स्कूल आते जाते और अपना होमवर्क भी समय पर पूरा कर लेते। बहुत जल्द ही दोनों बच्चे उससे घुल मिल गए थे। अपने पापा को छोड़ दोनों ही उमा के आगे पीछे मामा करते घूमते रहते, जैसे उसकी सगी माँ हो। वहीं उमा के मन का मरुस्थल बढ़ता ही जा रहा था, जिसमें अब किसी नखलिस्तान का नामो निशान नहीं था। जितनी आसानी से उसने बच्चे को अपनाया, पति को भी अपना लिया। एक भावना विहीन समर्पण था उसका, जिसे समझ नील का मन भी कभी कभी उससे धिक्कारने लगता। क्या ज़रूरत थी ऐसी सुंदर, नाजुक और कमसीन लड़की से शादी करने की, जिसके साथ न उसकी उम्र में कोई समानता थी, न सोचने समझने के ढंग में कोई समानता थी। जब भी सासू माँ आती यह सोच कर संतुष्ट हो जाती, इस लड़की में अथाह ममता है, जिसने उनके दोनों पोतों और को माँ की तरह बांध लिया था। उसमें उन्हें सुंदरता के साथ साथ सेवा, धर्म और समझदारी भी दिखती, जिसके कारण उनके बेटा का उजरा घर एक बार फिर से बस गया। पर कोई यह नहीं देख पाता कि नवीन परिवेश की चुभन उमा को सुई की तरह बिध रहा था। वह जैसे टुकड़ों टुकड़ों में जी रही थी, कभी माँ, पत्नी और बहू बनकर तो कभी प्रेमिका बनकर। जब भी वह एकांत में होती, उसका पत्थर बन गया प्यार भी सांसें लेने लगता और मन के मरुस्थल में हरे भरे फूलों से लदे पेड़ उगाते, जिसकी भीनी सुगंध और खुशबू के बीच मनीष की बाहों में वह विचरण करती रहती। आकांक्षाओं से भरपूर उसका मन उसी सुखद स्वप्न में भटकते रहता। यही दीवा स्वप्न उसके जीने का आधार बन गया था। वह आंखें मूंदे सारी दोपहर उसी जंगल में भटकती रहती। एक दिन सब्जी मार्केट में सब्जियां ले रही थी कि अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। नज़रें घुमाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह और कोई नहीं, मनीष था। थोड़ी देर तक वह अवाक और बुत बनी निशब्द खड़ी रही। नज़रें मिली तो दोनों की आंखें भर आईं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मनीष बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि तुमसे यूँ मुलाकात हो जाएगी। आजकल मेरी पोस्टिंग यहीं पर है। वो सामने वाले मकान में मेरा ऑफिस है। वह एक तरफ इशारा करते हुए बोला। तभी जैसे उमा को होश आ गया। वह तुरंत घर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आगे बढ़कर मनीष ने उसका रास्ता रोक लिया। यूँ मत भागो, तुमसे कितनी ही बातें कहनी सुननी है। चलो सामने के मंदिर के प्रांगण में बने बेंच पर कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। मनीष की बातों का सम्मोहन अब भी कायम था। वह उसके पीछे पीछे आकर बेंच पर बैठ गई। मनीष ने ही चुप्पी तोड़ी। तुम खुश हो? अब ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। तुमने भी तो अपने पापा की पसंद से शादी कर ली होगी। नहीं, तुम्हारे अलावा दिल किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाया। मेरे कारण तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे भी भुलाना मेरे लिए आसान नहीं था। उमा को खो देने का दर्द साफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। अब पिछली बातों में कुछ नहीं रखा है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। इतना कहकर वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसे लगा किसी की नज़र पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। उसे जाते देख मनीष याचना भरे स्वर में बोला, फिर नहीं मिलोगी? वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। घर पहुँची तो नील घबराए हुए थे। कहाँ रह गई थी? एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई थी। ठीक है, मैंने पोहा बना दिया है, हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, तुम भी खा लो। उमा ने राहत की सांस ली और अपने काम में जुट गई। दूसरे दिन सब काम पहले की तरह ही चल रहे थे, पर शाम को जब वह सब्जी लेने निकली तो लौटते लौटते उसे काफ़ी देर हो गई। उस दिन फिर मनीष मिल गया। उसके साथ टहलते हुए थोड़ी दूर तक निकल आई थी। उसका साथ उसे सम्मोहित करने लगा था। मनीष उसका हाथ थाम एक कॉफ़ी हाउस में आ बैठा था। जब तक वह घर का सब ध्यान छोड़ उसी के साथ बैठी रही। उसका साथ उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मनीष का आत्मीयतापूर्ण मुख स्वरूप उसे बेचैन करने लगा था। उस दिन के बाद से उमा जब भी सब्जी लेने जाती अक्सर उसे देर हो जाती, जिसके लिए तरह तरह के बहाने बनाती। पर कुछ ही दिन में कुछ नील भी समझने लगा था। उमा को भी व्यंग्यवान से बहुत कुछ समझा रहा था, पर उमा का मन अब बिल्कुल ही समझने को तैयार नहीं था। मनीष से मिलते रहने से दोनों का प्यार फिर से मुखर होने लगा। मनीष के जीवन में फिर से उसे लौट कर आने का आमंत्रण उमा को लुभा रहा था और उसे स्वार्थी बना रहा था। वह समझ गई थी कि उसकी खुशियाँ सिर्फ मनीष के साथ ही हैं और उसे अपनी खुशियाँ पाने का पूरा हक है। ज़बरदस्ती थोपे गए अपने त्रासदीपूर्ण शादी के फैसले को आखिर वह क्यों माने? उसी दौरान मनीष का ट्रांसफ़र कानपुर हो गया। उसने उमा के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर उमा उसके साथ चलकर कानपुर में उसके साथ रहे तो वह मंदिर में शादी कर लेगा। फिर कुछ ही दिनों बाद नील से तलाक दिलवाकर कोर्ट में शादी कर लेगा। उमा को मनीष पर पूरा विश्वास था कि वह उसे धोखा नहीं देगा, इसलिए वह उसका प्रस्ताव मानने में देर नहीं लगाई। दोनों ने मिलकर घर छोड़ने का दिन और समय दोनों ही तय कर लिया। अपने फैसले पर जब भी उसका मन विचलित होता वह मन को समझा देती। कौन से ये सब मेरे खून के रिश्ते हैं जो अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दूं? वैसे भी खून के रिश्तों ने ही कौन सा उसका साथ दिया था। एक मनीष के साथ उसका रिश्ता सत्य था, बाकी सब झूठ। जिस दिन उसे मनीष का साथ निकलना था उससे एक दिन पहले अपना ज़रूरी सामान एक बैग में डालकर बच्चों के कमरों में रख दी। वह रात वह बच्चों के साथ ही बिताना चाहती थी, पर बच्चों के पास लेटी उमा की आंखों से नींद कोसों दूर था। रात की नीरवता में कल और आज को खंगालता उसका मन का प्रहरी उसकी आत्मा को कटघरे में ला खड़ा किया था। अचानक अनेकों सवाल उसके मन को कुतरने लगे थे। क्या अपना सुख आदमी को इतना स्वार्थी बना देता है कि दो मासूम बच्चों का प्यार, पति का सम्मान, लोक लाज सब गौण हो जाता है? उसका मन कहीं गहरे गर्त में डूबने लगा था। तभी अनुज अपने सपने में डर कर सिसकता हुआ उसके सीने से आ लगा। उमा के थपकी देते ही निश्चिंत होकर सो गया। अनुज का अपने ऊपर विश्वास देख मन का स्पंदन उसकी सोई चेतना को जैसे जगाने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब कभी वह रात में डर जाती, घंटों घुटन में
घुटने में सर छुपाए कांपती रहती। कोई उसे सीने से लगाने नहीं आता। उसे रात की निस्तब्धता अपने लिए निर्णय लेने पर बारीकियों से सोचने पर मजबूर करने लगा। दोनों बच्चे हर सुख दुख में अपनी सगी माँ की तरह उस पर विश्वास करते थे। कोई भी ज़रूरत में या डरने पर पापा की जगह उसे ही पुकारते थे। जब वह चली जाएगी तब एक माँ से धोखा खाने के बाद क्या ये दोनों बच्चे कभी किसी पर भरोसा कर पाएंगे? उसका एक गलत कदम उसके पति और उसके परिवार के साथ साथ उसके मान सम्मान को भी धूल-धूसरित कर देगा। अपना जो फैसला उसे रोमांच से भर देता था, अचानक उसे अपराध बोध से भरने लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि अनचाहे रिश्ते को छोड़कर, रस्मों रिवाजों को तोड़कर अपने प्यार को पाले, पर वह समझ रही थी यह प्यार का वासनापूर्ण फैसला विनाशकारी होगा। जिंदगी दौर में वह बहुत आगे निकल आई थी। अब पीछे लौटकर बिछड़ों के साथ आगे बढ़ना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए अपने बिछड़े प्रेम से मोह की बेड़ियां काटकर उसके आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। सुबह जब मनीष अपनी कार लेकर आया, उसे फ़ोन किया, वह गेट खोलकर बाहर आई। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ, पर वह शांत अपलक दृष्टि से उसे देखती रही। फिर बोली, नहीं मनीष, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। दोनों बच्चे मुझे माँ समान प्यार करते हैं और एक माँ सब कुछ कर सकती है, अपने बच्चे को धोखा नहीं दे सकती। उसकी बातें सुन वह बुरी तरह झुंझला उठा था। यह कैसा पागलपन है? यह भावनात्मक दुर्बलता का समय नहीं है। बस चलो यहाँ से। मेरी और तुम्हारी सोच में इतना ही फ़र्क है कि जिसे तुम मेरा पागलपन समझ रहे हो वह मेरा कर्म है, बच्चों के प्रति मेरा न्याय है। तुम मेरे प्रारब्ध में हो ही नहीं, वरना प्रारब्ध में इतनी उदारता कहाँ होती है कि एक बार खो देने के बाद फिर से सम्मान के साथ तुम्हें मेरे नाम लिख दे। हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती कि तुम्हारा प्यार एक एहसास बन हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब जाओ यहाँ से। जीवन में आगे बढ़ने में ही सब हम दोनों की भलाई है। अचंभित मनीष को वहीं छोड़कर वह घर की ओर बढ़ चली। शायद उसकी भावना को समझ मनीष भी एक गहरी उछ्वास के साथ गाड़ी स्टार्ट कर कानपुर की तरफ बढ़ गया। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी अनचाहे बंधन। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।